हेलो एंड वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। तो कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एचआरएम का पार्ट 2। एचआरएम का पार्ट 2 हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और ये क्लास आपकी यूज़फुल होने वाली है एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, एचटेट, एचपीएससी पीजीटी कॉमर्स के लिए, और जो भी आपका यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होता है उसके लिए भी ये क्लास यूज़फुल है। आप इसको वॉच कर सकते हो। साथ ही साथ जिस भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका एचआरएम से रिलेटेड टॉपिक आता है उसके लिए भी ये क्लास जो है यूज़फुल होने वाली है। साथ ही साथ इसका वो जो फर्स्ट पार्ट है वो हम अपलोड कर चुके हैं। अगर किसी ने वॉच नहीं किया है तो उसको भी आप वॉच कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो देखिए, आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस, ट्रेनिंग और इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, मेथड्स क्या क्या होते हैं ट्रेनिंग के, साथ ही साथ डेवलपमेंट और कंपनसेशन। ये सारे टॉपिक्स हम आज यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। देखिए, सबसे पहले हमारे पास आता है यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है बेसिकली, देखिए हमने क्या किया था, रिक्रूटमेंट किया था। ठीक है, रिक्रूटमेंट में क्या होता है, एक तरीके से आप क्या करते हो, यहाँ पे एप्लीकेशन को इनवाइट करते हो। इनवाइट किसके लिए, कि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में आए। ठीक है, और आप उनको क्या करो, यहाँ पे उनका स्क्रूटनी करके, उनका इंटरव्यू लेके उनको सिलेक्शन करो। तो सिलेक्शन के बारे में मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि किस तरीके का प्रोसेस होता है। ये एक नेगेटिव प्रोसेस होता है। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बन चुके हैं, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि कैसा प्रोसेस होता है। ये नेगेटिव प्रोसेस ये होता है। तो देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होता है, आपकी कोई एक पर्टिकुलर जॉब है, मान लीजिए ये जॉब है, और इस जॉब के लिए आपको चाहिए कोई बीकॉम पास पर्सन की। ठीक है, बीकॉम पास क्यों चाहिए, क्योंकि आपको उससे क्या करवाना है, कंपनी के, या मान लीजिए आपको उसके लिए सीए की ज़रूरत है, आपको अपने अकाउंट्स यहाँ पे प्रिपेयर करवाने हैं, तो उसके लिए आपको इस क्वालिफिकेशन की यहाँ पे ज़रूरत है। तो रिक्रूटमेंट में तो क्या होगा, बहुत सारे एप्लीकेशन आएंगी आपके पास। ठीक है, अब मान लीजिए पोस्ट आपके पास एक है और एप्लीकेशन आ गई है आपके पास 10 लोगों के लिए। तो आप क्या करेंगे, उनमें से जो बेस्ट है उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट करने का काम करोगे। उसका आप यहाँ पे क्या करोगे, चूज़ करोगे जो कि आपका बेस्ट है, क्योंकि आपको क्या चाहिए, अपनी संस्था के लिए एकदम परफेक्ट पर्सन यहाँ पे चाहिए होता है। तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या होता है, शॉर्ट लिस्टिंग होता है यहाँ पे राइट कैंडिडेट को विद द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन। ठीक है, जो भी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंगली क्या करना है, उस पर्सन को सिलेक्ट करना होता है, शॉर्ट लिस्ट करना। शॉर्ट लिस्ट का मतलब जैसे 10 है, मान लीजिए 10 में से मतलब 10 लोगों ने रिक्रूटमेंट के लिए फॉर्म अप्लाई किया है। ठीक है, 10 के 10 का क्या है, आपका बीकॉम किया हुआ है, लेकिन आपको क्या चाहिए यहाँ पे प्लस सीए भी होना चाहिए। तो 5 लोग यहाँ पे क्या है, बीकॉम प्लस सीए भी हैं। तो ये 5 यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे शॉर्टलिस्ट होने का काम ये कर रहे हैं। उसके बाद क्या करना है, ये जो हमने कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए हैं इनमें से भी हमें कितने पर्सन चाहिए, हमें सिर्फ एक पर्सन ही चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे जो वेरियस सिलेक्शन के प्रोसेस होते हैं, जैसे हम स्क्रूटनी कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, इंटरव्यू हम यहाँ पे कह सकते हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन हम उनके यहाँ कंडक्ट करवा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी किस में आ जाएगी, सिलेक्शन में आ जाएगी। ठीक है, कॉम्प्लेक्स होता है, साथ ही साथ ये कैसा होता है, एक लेंथी प्रोसेस भी होता है, क्योंकि बहुत सारे जो स्टेप्स होते हैं, जैसे हमने कह दिया कि हमने यहाँ पे प्री एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना है, मेंस करवाना है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या लेना है, हमें इंटरव्यू लेना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे बैकग्राउंड चेक करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑफ़र करेंगे जॉब का। अब वो पर्सन जो है एक्सेप्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, तो ये भी चीज़ यहाँ पे देखनी पड़ती है। ऑफ़र के बाद क्या हो जाता है, आपके पास यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है जॉब के लिए। तो वो मतलब एक तरीके से ये जो प्रोसेस है कैसे हो गया, ये लंबा प्रोसेस हो गया, एक दिन में तो होने वाला होता नहीं है। तो कैसा प्रोसेस है, ये एक लंबा प्रोसेस है और कॉम्प्लेक्स भी होता है यहाँ पे। ठीक है, कंपनी के लिए भी होता है और साथ साथ जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए तो होता ही होता है। ठीक है, लेंथी हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, और सीरीज ऑफ स्टेप्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। और टू नो द मोर अबाउट सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ एन रीड द आर्टिकल। ये मतलब ये आर्टिकल आपको बताएगा कि किस तरीके से सिलेक्शन होता है। ठीक है, नेगेटिव प्रोसेस है, पहले ही बता चुके हैं कैसा होता है। नेगेटिव प्रोसेस होता है क्योंकि हम सभी को तो यहाँ पे सिलेक्ट नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं,
कुछ एक को ही यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, जो चुने हुए होते हैं उनको ही हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिलेक्ट करने का काम करते हैं। तो इट इन्वॉल्व रिजेक्शन ऑफ अनसुटेबल कैंडिडेट, ठीक है। अनसुटेबल होते हैं यानी कि हमारी जॉब के अकॉर्डिंग नहीं होते, उनको हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। सेवरल स्टेप्स होते हैं और यही बात बताई गई है कि अनसुटेबल को हम यहाँ से निकाल देते हैं और जो सुटेबल होते हैं उनको हम अपने उस नेक्स्ट प्रोसेस के लिए यहाँ पे रख लेते हैं। एक परिभाषा यहाँ पे दी हुई है डेल योडर की। सिलेक्शन क्या है यहाँ पे, एक प्रोसेस है चूजिंग अमंग द कैंडिडेट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन और फ्रॉम द आउटसाइड, यानी कि आप क्या कर सकते हो, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें से भी आप पर्सन को सिलेक्ट कर सकते हो या फिर ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से भी आप क्या कर सकते हो, जो पर्सन है उसको सेलेक्ट कर सकते हो। द मोस्ट सुटेबल पर्सन फॉर द करंट पोजीशन फॉर द फ्यूचर पोजीशन, यानी कि जो करंट हमें जो रिक्वायरमेंट है हमारी एक किसी पोस्ट के लिए या फिर फ्यूचर में हमें अगर कोई रिक्वायरमेंट होने वाली है तो उसके लिए आप क्या करते हो, उस पर्सन को सिलेक्ट यहाँ पे करने का काम कर लेते हो। ठीक है, यहाँ पे इतना क्लियर हो गया क्या होता है सिलेक्शन प्रोसेस। शॉर्टलिस्ट करना राइट कैंडिडेट को और उसको क्या करना है यहाँ पे जो हमारी जॉब है उसको फिल करना होता है। सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू हम ये काम करते हैं। नेगेटिव प्रोसेस होता है क्योंकि बहुत सारे इसमें यहाँ पे क्या होते हैं, रिजेक्शन भी हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये कैसा प्रोसेस हो गया, यहाँ पे नेगेटिव प्रोसेस हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके स्टेप्स की, तो क्या क्या स्टेप्स यहाँ पे इंक्लूडेड होते हैं तो वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए ये स्टेप्स आप बहुत इजीली याद कर सकते हो। कैसे याद करोगे, देखो हमने क्या किया है, आपने अभी जैसे फॉर्म अप्लाई किए होंगे आप, किसी ने HPSC के लिए किया है, किसी ने अगर हम बात करें TGT के लिए किया है, किसी ने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए किया है। तो किस तरीके से क्या होगा, सबसे पहले आपने क्या किया होगा, एप्लीकेशन यहाँ पे डाला होगा। ठीक है, आपने एप्लीकेशन डाला था, आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म थे पहले 27 तक थे, उसके बाद वो 2 तक बढ़ गई थी उसकी डेट। आपने पहले एप्लीकेशन डाला। नेक्स्ट आपका अब क्या होगा, एप्लीकेशन आपने डाल दिया। एप्लीकेशन में से कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जो जिनका एप्लीकेशन शुरू में ही रिजेक्ट हो जाएगा, यानी कि वो वहाँ पे क्या हो गए, शॉर्ट लिस्ट हो गए। अब वो रिजेक्ट क्यों होगा, वैसे भगवान ना करे कि किसी का रिजेक्ट हो, बट कभी कभी क्या होता है कुछ टेक्निकल इशू हो जाते हैं, कुछ गलतियाँ हमसे हो जाती है या कुछ गलतियाँ आगे से जो हमारी जो कमेटी होती है, कमीशन होता है, उनकी तरफ से हो जाती है, जिसके कारण वो क्या हो जाता है, हमारा जो फॉर्म होता है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो हमने एप्लीकेशन दी है, एप्लीकेशन में कुछ क्या हो जाते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं या फिर अप्रोप्रिएट बंदे वहाँ पे सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो उसके बाद क्या होगा, हमारा स्क्रीनिंग हो गया या फिर प्री जो सिलेक्शन टेस्ट होता है वो होगा। ठीक है, प्री सिलेक्शन टेस्ट में क्या होगा, जैसे कि अभी जो सिस्टम यहाँ पे चेंज हुआ है, HPSC का जो पैटर्न उन्होंने चेंज किया है, तो उसमें उन्होंने पहले कहा है कि एक तो क्या होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। यहाँ पे ऐसे ही है प्रोसेस कि पहले क्या होगा, हमारे यहाँ पे स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, देन स्क्रीनिंग टेस्ट जो टेस्ट होगा उसके 4 टाइम्स यहाँ पे लिए जाएंगे। फिर ये 4 टाइम्स कहाँ जाएंगे, यहाँ पे जो मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, अब जो मेंस में होगा, मेंस के जो 2 टाइम्स है वो कहाँ जाएंगे, इंटरव्यू के लिए जाएंगे। और इंटरव्यू होने के बाद क्या किया जाएगा, फाइनल जो पर्सन है उसको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। देन उसका जो बैकग्राउंड चेक करना होता है या फिर उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना होता है ऑफर के लिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाएंगी। तो बेसिकली हमारे पास जो प्रोसीजर है वो ये निकल के आया कि सबसे पहले हमने एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट किया, देन हमारा स्क्रीनिंग होगा, स्क्रीनिंग के बाद हमारा मेंस होगा, देन हमारा इंटरव्यू होगा, और उसके बाद जो आगे का जो हमारा जो बैकग्राउंड चेक का है और जो भी हमारा उसके बाद हमारा जैसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ऑफर हमें जॉब मिल जाएगी, यानी कि जो हमारे जो लेटर वगैरह आते हैं वो आ जाएंगे और फिर हमें जॉब मिल जाएगी। अगर हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हो तो हम उसके साथ क्या कर लेंगे, एक तरीके से हम कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे हमारी जॉब के साथ। तो ये सारा ही प्रोसीजर इसमें इंक्लूड किया गया है, कोई मतलब अलग से कुछ सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे नहीं है। ऐसे ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन कैसा हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन हो गया, देन क्या हो गया, यहाँ पे स्क्रीनिंग हो गया। सेकेंड फेज का जो इज टू रिड्यूस द नंबर ऑफ कैंडिडेट। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट हैं उसमें से हमें क्या करना है, उनको रिड्यूस करना है।
और 3 आउट ऑफ 10 पीपल हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। जैसे अलग अलग हो सकता है, कोई 4 आउट ऑफ 10 करता है। जैसे हमारे HPSC में क्या कहा गया है कि हम क्या लेंगे, एक पोस्ट के अगेंस्ट में 4% यहाँ पे प्रीम्स में से निकालेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पे बताया गया है इंटरव्यू। देखिए इंटरव्यू भी हो सकता है, अगर आप इसमें कहो कि कुछ में हमारा कैसे हो सकता है, यहाँ पे ये तो यहाँ पे डायरेक्ट इंटरव्यू के बारे में बताया गया है, किसी में मेंस भी हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद असेसमेंट होता है, फुल असेसमेंट या फिर मोर एक्यूरेट ऑर्गेनाइजेशन टू चेक द कैंडिडेट वैल्यू, उसमें पूरे तरीके से उसको चेक किया जाता है। सैम्पल टेस्ट, इंटीग्रिटी टेस्ट, जॉब रिलेटेड नॉलेज किस तरीके की है तो वो यहाँ पे चेक की जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है रेफरेंस चेक। रेफरेंस चेक में क्या करें, उसकी पृष्ठभूमि कैसी है, यानी कि उसका बैकग्राउंड कैसा है, फैमिली मेम्बर कैसे हैं, लोगों के साथ उसका उठना बैठना किस तरीके का है, तो वो सब यहाँ पे चेक किया जाता है। देन आता है हमारे पास डिसीजन। डिसीजन के रिगार्डिंग हम क्या कहते हैं कि अगर क्या हमें इस पर्टिकुलर पर्सन को जॉब देनी है या नहीं देनी है, तो इस तरीके का डिसीजन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लिया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास जॉब ऑफर या कॉन्ट्रैक्ट। तो इसके बाद क्या हो जाता है, जॉब का ऑफर कर लिया जाता है। अगर सामने वाला पर्सन उस जॉब के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, देन फिर क्या हो जाता है, साथ में कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे हो जाता है। डन। नेक्स्ट हमारे पास आता है इम्पोर्टेंस क्या है यहाँ पे सिलेक्शन की। देखिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम बात करें मैनेजमेंट में भी, अगर हम बात करें HR में भी, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि आपने क्या बना दिया है, कोई भी एक पर्टिकुलर जॉब बना दी है, उस जॉब पे अगर कोई पर्सन वहाँ पे नहीं बैठेगा तो काम कैसे होगा। अगर आपको काम करवाना है तो उसके लिए क्या चाहिए, एक पर्सन चाहिए। अब ये पर्सन कोई नॉर्मल पर्सन तो हो नहीं सकता कि आप किसी से भी काम का, अगर जॉब स्पेसिफिक है तो आपको काम करवाने के लिए बंदा भी कैसा चाहिए, एकदम स्पेसिफिक यहाँ पे चाहिए होगा। उसके एजुकेशन होनी चाहिए एक स्पेसिफिक तरीके की, उसमें स्किल्स होनी चाहिए, उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो वो सब उस पोस्ट के अकॉर्डिंगली देखा जाता है। तो सीधा सीधा इम्पोर्टेंस तो ये समझ में आ गया। आगे हमें क्या कहा गया है, सिलेक्शन इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और इट इज़ इम्पोर्टेंट फर्दर कैन बी सम डेट लो आइडेंटिफाई करता है। ये वही बातें बताई गई, राइट कैंडिडेट को राइट पोस्ट पे लगाना, और उस पोस्ट के लिए मतलब किस तरीके की हमें एबिलिटीज़ चाहिए, किस तरीके का स्पेसिफिकेशन चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर पर्सन को यहाँ पे सिलेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। तो इफेक्टिव एम्प्लॉयज़ हाई टैलेंटेड हम यहाँ पे लेके आते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो दूसरों के ऑर्गेनाइजेशन के कंपैरिजन में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करने लगता है। तो ये यहाँ पे क्या हो गई, इसकी इम्पोर्टेंस हो गई। नेक्स्ट अगर हम बात करें ट्रेनिंग की, तो देखिए ट्रेनिंग के बारे में हमें क्या क्या बताया गया है उस चीज़ को हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें ट्रेनिंग होती क्या है। जैसे जब भी आप कोई जॉब का ऑफर आपको होता है, आप जॉब एक्सेप्ट कर लेते हो, तो क्या किया जाता है उसके कुछ टाइम के अंदर, यानी कि आप मान के चलो 6 महीने के अंदर अंदर आपकी क्या होती है, ट्रेनिंग होती है, ठीक है। एक ट्रेनिंग वो होती है, एक ट्रेनिंग क्या होती है कि जैसे ही आप किसी संस्था में जाते हो या फिर अपनी कोई जॉब एक्सेप्ट की है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो भी आपका HR का बंदा वहाँ पे होता है, या फिर जैसे मान लीजिए आप किसी स्कूल में गए हो या आप किसी कॉलेज में गए हो, आप पढ़ाने गए हो, तो क्या करते हैं वो लोग, एक पर्टिकुलर सर या मैम होते हैं, वो आपको क्या करवाएंगे, पूरे ऑर्गेनाइजेशन से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो ये भी क्या है, एक तरीके की ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग में ही आता है। आपको क्या बताया जाएगा कि कंपनी की पॉलिसी किस तरीके की, एक जो कमीशन है उसकी पॉलिसी किस तरीके की, कि कोई इंस्टीट्यूशन है उसकी पॉलिसीज़ किस तरीके की, किस तरीके के रूल्स रेगुलेशन है, आने का टाइमिंग क्या है, जाने का टाइमिंग क्या है, कौन कौन सी कंडीशन होती हैं यहाँ पे काम करने के लिए, किस तरीके से आप रूल को वायलेशन नहीं कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें भी किस में आ जाती है, आपकी ट्रेनिंग में ही आ जाती हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, आफ्टर एम्प्लॉय हैव बीन सेलेक्टेड फॉर अ वेरियस पोजीशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेनिंग गिवन टू देम, उनको क्या दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है स्पेसिफिक टास्क के लिए, विच दे हैव बीन असाइंड एंड अज्यूम ग्रेट इंपॉर्टेंस, जिसके लिए उनसे क्या किया जाएगा, उनसे काम करवाया जाएगा, और ये माना जाएगा कि इनसे हमें क्या उम्मीदें हैं, बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि आप इस काम को बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है। एक्ट होता है, ये क्या करता है, इंक्रीज करता है नॉलेज को और स्किल्स को, ठीक है। जो पर्सन है उनकी नॉलेज और स्किल को क्या करता है, ये इंक्रीज करता है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन होता है उससे क्या बनाता है, ये आपको फैमिलियर बनाता है, ठीक है।
यानी कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन को और अच्छे से जानने पहचानने लग जाते हैं, उसकी टर्म्स, उसकी पॉलिसी, उसका एनवायरनमेंट किस तरीके का है, किस तरीके से आप काम करने वाले हो। और एक संस्था होती है वो भी क्या चाहती है कि आप उसको जो भी है बेटर से बेटर देने का आप उसको काम करें, यही एक संस्था यहाँ पे चाहती है। ठीक है, तो यही काम ट्रेनिंग में किया जाता है कि आपकी जो स्किल्स है उनको और ज़्यादा एनहेंस किया करने का काम यहाँ पे करते हैं। फ्लिप्पो ने यहाँ पे हमें एक डेफिनेशन दी है, ट्रेनिंग इज द प्रोसेस बाय विच मैन पावर इज बिल्ड फॉर अ पर्टिकुलर जॉब टू परफॉर्म। ठीक है, ट्रेनिंग क्या है कि जिसमें एक प्रोसेस होती है जिसमें मैन पावर को फिल किया जाता है पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए, उस जॉब पर काम करने के लिए जो एक मैन पावर है उसको यहाँ पे क्या किया जा रहा है, भर्ती किया जा रहा है, या फिर अपनी ये क्या जा कहें कि फिल किया जा रहा है उसको। टाइप्स की अगर हम बात करें तो ये बहुत सारे टाइप्स की होती हैं, अलग अलग तरह की हो सकती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आता है इंडक्शन ट्रेनिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में गए तो एक जो पर्सन है वो आपको क्या करेगा, यहाँ पे इस संस्था से इंट्रोड्यूस करवाने का काम करता है कि ये डिपार्टमेंट है, ये दूसरा डिपार्टमेंट है, ये परचेज डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, ये हमारा लीगल डिपार्टमेंट है, इस तरीके से। तो उसको क्या बोलते हैं, एक आपका वहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली इंट्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, आपका क्या हो रहा है वहाँ पे, इंट्रोडक्शन हो रहा है। तो इंडक्शन ट्रेनिंग में ही क्या होता है, आपका इंट्रोडक्शन होता है, आपका जो कंपनी का वातावरण है वहाँ पे आपका क्या करवाया जाएगा, इंट्रोडक्शन यहाँ पे करवाया जाएगा। बेसिकली जो भी पर्सन वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, वहाँ पे पॉलिसीज़ क्या क्या होती है उन सबको बताया जाएगा। आपको कौन कौन से रूल्स फॉलो करने हैं ये सब बताया जाएगा। ठीक, तो ये सब आपका किस में होता है, इंडक्शन ट्रेनिंग में हो जाता है। तो क्या बताया गया है यहाँ पे, रेफर टू इनिशियल ट्रेनिंग प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉयज, इट बेसिक ऑब्जेक्टिव टू इंट्रोड्यूस अबाउट द बिजनेस एंड डिपार्टमेंट and its personal structure organization. Under it employee are familiarized with the layout of building, terms, condition, employment। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें क्या की जाती है, बताई जाती है। ठीक, और जो भी हमारा प्रमोशन किस तरीके से होगा, हेल्थ और सेफ्टी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताने का काम करते हैं। इंडक्शन ट्रेनिंग हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये आती है हमारे पास जॉब ट्रेनिंग। जॉब ट्रेनिंग में क्या बताया गया है, ऑब्जेक्टिव ऑफ जॉब ट्रेनिंग इज टू इंक्रीज द नॉलेज ऑफ वर्कर। इसमें क्या किया जाएगा, जो नॉलेज है वर्कर की उसको इंक्रीज करने का काम यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, जिससे कि वो क्या कर सके, अपना काम और भी ज़्यादा एफिशिएंट और स्किलफुल तरीके से कर सके। ठीक है, लर्न यहाँ पे क्या किया जाता है, जॉब ट्रेनिंग एनेबल द वर्कर टू लर्न करेक्ट मेथड ऑफ हैंडलिंग मशीन। किस तरीके से आपको मशीन को हैंडल करना है, किस तरीके से एक्सीडेंट को अवॉइड करना है, वेस्टेज किस तरीके से कम करना है, और काम को ज़्यादा से ज़्यादा किस तरीके से करना है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा क्या हो गया, इंडक्शन ट्रेनिंग। उसमें क्या किया जाएगा, इंट्रोडक्शन करवाया जाएगा। इंट्रोडक्शन किससे होगा, पूरे ऑर्गेनाइजेशन से होगा कि किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है आपका, वो सारा यहाँ पे इंट्रोडक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट जॉब ट्रेनिंग में क्या होगा कि आपको जॉब के बारे में कुछ और जानकारियाँ हैं यहाँ पे दी गई, ताकि आप उस काम को अच्छे तरीके से कर सके, वेस्टेज यहाँ पे कम कर सकते हैं, मनी जो मशीन और इक्विपमेंट है उनका आप क्या कर सके, यहाँ पे प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सके। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रमोशनल ट्रेनिंग। प्रमोशनल ट्रेनिंग क्या होती है, जैसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि आपने एक पर्टिकुलर जॉब में एक फिक्स टाइम तक आप काम कर सके, जैसे कि वो फिक्स टाइम 2 साल हो सकता है, 3 साल हो सकता है, 5 साल हो सकता है। उसके बाद अगर आपको किसी दूसरी अपर जॉब पे जाना है तो उसके लिए क्या दी जाएगी, आपको यहाँ पे जो ट्रेनिंग है वो यहाँ पे दी जाती है। इसको बोलते हैं प्रमोशनल ट्रेनिंग बोलते हैं। ठीक है, कुछ एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको बियर करनी होती है तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे ट्रेनिंग देने का काम यहाँ पे किया जाएगा। नेक्स्ट हम कहें तो रिफ्रेशर ट्रेनिंग हो जाती है। अब रिफ्रेशर ट्रेनिंग क्या होती है, ठीक है, रिफ्रेश, देखो नाम से ही क्या है यहाँ पे, री और फ्रेश। तो रिफ्रेशर ट्रेनिंग में क्या होगा बेसिकली कि जो भी नई टेक्निक्स आई हैं, ठीक है, जैसे टेक्निक्स में कुछ कुछ चेंज होते रहते हैं या कुछ फैशन में चेंज हो गया, उसके अकॉर्डिंग क्या करना, चेंज करना, और उस चेंज को करने के लिए आपको भी क्या चाहिए होगा, कुछ ट्रेनिंग की आवश्यकता होगी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम वही अपना पुराना वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे पहले हम टाइपराइटर से काम करते थे, देन आ गए क्या, कंप्यूटर।
अब कंप्यूटर आए हैं तो उसके लिए कंप्यूटर हमें सिखाना पड़ेगा हमारे एम्प्लॉयज़ को, और जो काम हम हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को सिखा रहे हैं तो उसके लिए हम जो ट्रेनिंग देंगे वो ट्रेनिंग हमारी यहाँ पे क्या कहलाएगी, रिफ्रेशर ट्रेनिंग कहलाएगी। ठीक है, यानी कि हमारा क्या हुआ है, टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ है या कोई जो चीज़ है मशीनरी आउटडेटेड हो चुकी है, हम नई मशीनरी लगा रहे हैं, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो उस ट्रेनिंग को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, रिफ्रेशर ट्रेनिंग यहाँ पे बोला जाएगा। डन। नेक्स्ट हमारे पास आता है इम्प्रूवमेंट इन एडेप्टेबिलिटी। अब ये क्या होता है, जैसे कंटिन्यूस अगर मान लीजिए अगर आप बार बार चेंज करते रहते हो या फिर बार बार आप अपने एम्प्लॉयज़ को इस तरीके के एनवायरनमेंट में रखते हो कि ट्रेनिंग उनको मिलती रहती है, उनको सीखने का मौका बार बार मिलता रहता है, तो वो क्या करेंगे, कोई भी अगर आप चेंज भी करोगे तो वो आसानी से क्या कर लेंगे, यहाँ पे एडोप्ट कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप क्या करते हो, अगर उनके जीवन काल में सिर्फ 1 या 2 बार ही उस चेंज को करते हो तो वो अडेप्ट नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो यही सोच के चलते हैं कि चलो थोड़ा टाइम और है, थोड़ा टाइम और है, हम निकाल लेंगे। तो कंटिन्यूस ट्रेनिंग से क्या होगा, यहाँ पे जो मेंटल डेवलपमेंट है वो भी यहाँ पे बना रहेगा, माइंडसेट अच्छा रहेगा, और वो अच्छे से नई नई टेक्निक्स को सीखने की कोशिश भी यहाँ पे करते रहेंगे। ठीक है, तो ये थी हमारे यहाँ पे जो जॉब है, सॉरी जो ट्रेनिंग है उसके मेथड यहाँ पे हो गए। तो सबसे पहले हमारे क्या हो गया, यहाँ पे इंडक्शन ट्रेनिंग हो गया, जो इनिशियली होती है वर्कर्स को या एम्प्लॉयज़ को क्या बताने के लिए, कंपनी की पॉलिसीज, कंपनी के जो फैक्ट्रीज का जो स्ट्रक्चर है, बिल्डिंग वगैरह, पॉलिसी हो गई, कंडीशन हो गई, टर्म्स हो गई, उसको बताने के लिए जो दी जाती है उसको हम बोलते हैं इंडक्शन ट्रेनिंग। नेक्स्ट अगर हम बात करें जॉब ट्रेनिंग, तो जॉब को करवाने के लिए, उसका किसी भी काम को और अच्छे तरीके से करवाने के लिए जो ट्रेनिंग दी जाएगी, मशीनरी वगैरह के यूज़ के लिए, वेस्टेज को कम करने के लिए जो ट्रेनिंग दी जा रही है उसको बोला जाएगा यहाँ पे जॉब ट्रेनिंग। प्रमोशनल ट्रेनिंग, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है उनको क्या करने के लिए, ऊंचे पद पर अगर हमें लेके जाना है तो उसके लिए हम जो ट्रेनिंग देंगे वो हमारी प्रमोशनल ट्रेनिंग हो जाएगी। रिफ्रेशर ट्रेनिंग क्या हो जाएगी हमारे यहाँ पे, कि नई टेक्निक आ रही है, कुछ प्रोडक्ट आउट ऑफ डेटेड हो रहे हैं, उनको मतलब हमें अभी का जो टाइम है उसके अकॉर्डिंग अगर ढालना है तो उसके लिए हम जो ट्रेनिंग देंगे रिफ्रेशर ट्रेनिंग हो जाएगी। और इम्प्रूवमेंट इन अडोप्टेबिलिटी, यानी कि चेंज को अडोप्ट करने के लिए जो ट्रेनिंग दी जाती है, यानी कि बार बार उनको सिखाते रहना कि ऐसे ऐसे चेंज होने वाला है, हमें ऐसे ऐसे अडोप्ट करना है, तो ये हमारी अडोप्टेबिलिटी हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है ट्रेनिंग मेथड। ठीक है, ट्रेनिंग मेथड हमारे कई अलग अलग हो सकते हैं। अलग अलग कैसे, 2 तरह के हो सकते हैं यहाँ पे, एक हो गया ऑन द जॉब और दूसरा होगा हमारा ऑफ द जॉब। ठीक है, दूसरा हमारा यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑन द जॉब। जैसे कि नाम से ही आ रहा है कि ऑन द जॉब, तो हम यहाँ पे जो ट्रेनिंग है वो किस तरीके की देंगे, जो जॉब हम कर रहे हैं, यानी कि जिस जगह जॉब हम करवा रहे हैं उसी जगह पे क्या दी जाएगी, यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी। और ऑफ द जॉब में क्या होगा कि जॉब कहीं और करवानी है हमें और हम उसको ट्रेनिंग कहीं और दे रहे हैं, तो उसको बोला जाएगा ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ठीक है, चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं अभी। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग में सबसे पहले हमारे पास आता है जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग, JIT। ठीक है, ये जस्ट इन टाइम वाला नहीं है, JIT मेथड है, जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग। तो ये क्या करती है, हमारे जो वर्कर्स होते हैं उनको बताती है कि जो करंट जॉब है उसको किस तरीके से करना है, उस बारे में क्या बताती है ये JIT टेक्निक बताती है, मतलब इंस्ट्रक्शन देती है कि किस तरीके से काम को करना है, किस तरीके से नहीं करना है। ठीक है, तो ये इससे क्या करते हैं, जो ट्रेनिंग होता है वो बहुत जल्दी जल्दी सीखने लग जाता है, क्योंकि प्रैक्टिस भी होती रहती है और ऑब्जर्वेशन भी हैंड टू हैंड। यहाँ पे जो एक सुपरवाइज़र है वो यहाँ पे क्या करता रहता है, जो इंस्पेक्शन का काम भी वो हैंड टू हैंड करता रहता है। तो इससे क्या होता है, एक तो एम्प्लॉय का जो मोरल है वो यहाँ पे इंक्रीज होता है, वो काम को मतलब उसी जगह पे कर रहा है जहाँ पे उसको काम करना, आगे काम करना है। ठीक है, और साथ ही साथ क्या हो रहा है, उसका ऑब्जर्वेशन भी हो रहा है, अगर उसने कुछ गलती की है तो वो क्या किया जाएगा, उनको करेक्ट भी किया जाएगा हैंड टू हैंड। तो इससे क्या होगा, इसका मोरल इंक्रीज होगा, काम को अच्छे तरीके से करने की कोशिश करेगा। अब बात आती है इसके नुकसान क्या होते हैं। देखिए नुकसान क्या है कि ट्रेनी है, अब ये तो है नहीं कि एक ही बार में उस काम को परफेक्ट तरीके से कर देगा, तो कुछ यहाँ पे डैमेज भी करेगा, कुछ वेस्टेज भी करेगा। ठीक है, हो सकता है कि कुछ एक्सीडेंट भी यहाँ पे हो जाए।
तो ये हमारी क्या है, जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग, यानी कि जहाँ पे जॉब हम करवानी है, हमें जो फ्यूचर में जॉब जहाँ करवानी है, हम वही जगह पे क्या कर रहे हैं, उसको इंस्ट्रक्शन देने हैं कि किस तरीके से काम को करना है। ठीक है, फायदे भी हैं, सीखता अच्छे से इस तरीके से है, मोरल इंक्रीज होता है, काम का काम होता रहता है, सुपरवाइज का सुपरवाइज होता रहता है। और डिसएडवांटेज यहाँ पे क्या है, डैमेज होता है इक्विपमेंट का, वेस्टेज होती है मटेरियल की, और कभी कभी एक्सीडेंट भी देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कोचिंग, तो कोचिंग तो आपने सभी ने पढ़ा होगा, कोचिंग लेते ही रहते हैं। ठीक है, तो ये कोचिंग कैसी है, ऑन द जॉब कोचिंग है। तो वही बात है, यहाँ पे भी क्या होता है, एक सुपरवाइजर होता है जो कि क्या करता है, जैसे कोचिंग में हम क्या करते हैं, सामने वाला हमें कुछ सिखा रहा होता है और हम क्या करते हैं, अगर हमें कुछ जो क्वेरी है तो हम उसको पूछते हैं और फिर वो उसका हमें आंसर देता है। ऐसे ही होता है, इसमें भी सेम ही होता है। ठीक है, ट्रेनिंग एंड फीडबैक गिवन टू एम्प्लॉयज़। ठीक है, ट्रेनिंग यहाँ पे दी जाती है और फीडबैक लिया जाता है किससे, जो ट्रेनी है उससे। सुपरवाइजर लेने का काम करेगा, सुपरवाइजर एक्सप्लेन करता है थिंग्स को, आंसर कर क्वेश्चन कर, और थ्रू लाइट ऑन द व्हाई थिंग्स आर डन द वे दे आर। ठीक है, तो वो चीज़ें इस तरीके से क्यों की जा रही है, उन सब चीज़ों पे क्या करता है, यही प्रकाश या रोशनी डालने की कोशिश करता है। ठीक है, और लर्निंग बाय डूइंग का फेवर करता है जो हमारा कोचिंग मेथड है, क्या कहता है कि सीखते सीखते क्या कर लो, काम भी कर लो। इफेक्टिवनेस डिपेंड ऑन द कैपेसिटी एंड द इंटरेस्ट, कि कितना इंटरेस्ट एक जो ट्रेनी है वो उसमें ले रहा है। ठीक है, और कितनी उसकी काम करने की क्षमता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिपेंड करती हैं। आगे यहाँ पे क्या कहा जाता है इसकी, अच्छा इसकी क्या हमारे पास डीमेरिट हो जाएगी। मान लीजिए सुपरवाइज़र है, अगर उसको ही ठीक से काम का नहीं पता है, मान लीजिए जिस भी टीचर से आप क्या कर रहे हो, कोचिंग ले रहे हो, अगर उसे ही ठीक से जो सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है, तो क्या आपकी कोचिंग सक्सेसफुल हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। तो सेम यही इसका डिसएडवांटेज है कि अगर सुपरवाइज़र आपको अच्छा नहीं मिलेगा तो आप अच्छे से उस काम को सीख नहीं पाओगे। मेंटोरिंग में भी यही होता है कि मेंटोरिंग अगर आपका अच्छा नहीं है, जैसे मेंटोर की हम बात करें, पीएचडी करने वालों को ज़्यादा अच्छे से पता होगा मेंटोर की कीमत क्या होती है। ठीक है, तो इट इज़ अ रिलेशनशिप इन विच सीनियर मैनेजर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन अस्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ग्रूमिंग ए जूनियर पर्सन। ठीक है, इसमें क्या होगा कि एक जो सीनियर पर्सन होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो एक जूनियर पर्सन को कितना अच्छे तरीके से सिखा पाता है। कि कभी कभी तो क्या होते हैं, जैसे रिसर्च पेपर वगैरह होते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा वाला मेंटर मिल जाता है जो कि बहुत अच्छे से गाइड करता है, बहुत अच्छे से सारे काम करवा देता है। कभी कभी वो गाइड अच्छा नहीं मिल पाता है, तो इसलिए जो एस्पिरेंट है या फिर जो भी कैंडिडेट है उसको दर दर भटकना पड़ता है, अपना काम खुद ही करना पड़ता है। ठीक है, तो बहुत दिक्कतें आ जाती हैं। मेंटर अगर अच्छा है तो काम इजीली हो जाता है, काम को सीखने में भी मज़ा आता है, मेंटर को सिखाने में भी मज़ा आता है। फिजिकल यहाँ पे मैच्योरिटी यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाती है, इफेक्टिवनेस यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाती है। काम किसकी आती है, दोनों के ही काम आती है, जो ट्रेनी है वो उसके भी काम आती है, और जो साथ में सिखाने वाला है उसका भी ज्ञान यहाँ पे बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे जॉब रोटेशन। अब जॉब रोटेशन इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो आप देखोगे बैंक। ठीक है, जॉब रोटेशन का सबसे बढ़िया एग्जांपल होता है बैंक। कभी आप बैंक में जाओ, आप बैंक में जाओगे तो देखोगे कि एक जो पर्टिकुलर जॉब है उस पर अभी एक बंदा काम कर रहा है, नेक्स्ट टाइम आप जाओगे तो वो बंदा वहाँ पे नहीं मिलेगा, कोई दूसरा बंदा ही उस जॉब को कर रहा होगा। क्यों, क्योंकि वो जॉब रोटेशन वहाँ पे करवाते रहते हैं, इसलिए कि कभी मान लीजिए एक बंदा वहाँ पे नहीं आए तो दूसरा बंदा उस काम को आसानी से कर सके। तो इसको बोलते हैं जॉब रोटेशन, यानी कि घुमा घुमा के एक व्यक्ति को कभी इस काम के लगा दिया, कभी दूसरे काम के, कभी इस काम के, कभी दूसरे काम, कभी तीसरे काम के। इस तरीके से ये जॉब रोटेशन चलता रहता है। अप्रेंटिस ट्रेनिंग, यानी कि ये जैसे आपने देखा होगा आईटीआई वगैरह में जो ट्रेनिंग होती है उस तरीके की अप्रेंटिस ट्रेनिंग होती है, ऑन द जॉब भी होती है, मतलब उस तरीके का एनवायरनमेंट यहाँ पे क्रिएट किया जाता है। सॉरी। ठीक है, तो हाई लेवल पार्टिसिपेशन होता है यहाँ ट्रेनिंग की तरफ से। मतलब बेसिकली क्या होता है, जैसे कि आईटीआई वगैरह में क्या होता है, आपको ट्रेनिंग दी जाती है, आपको वैसा ही एनवायरनमेंट यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाता है कि आपको आगे जाके ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके की मशीनें मिलेंगी, किस तरीके से आपको काम करना है, वो सब चीज़ें यहाँ पे होती हैं। ठीक है, अप्रेंटिस में भी क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, एक पर्टिकुलर एरिया बनाया हुआ होता है, उसमें सेम टू सेम वैसा ही होता है, और वहाँ पे आपको क्या किया जाता है, ट्रेनिंग यहाँ पे दी जाती है।
ऑन द जॉब ट्रेनिंग का टाइप है और दैट यूजुअली कंबाइन जॉब ट्रेनिंग विद द क्लासरूम इंस्ट्रक्शन। ठीक है, इंस्ट्रक्शन भी यहाँ पे मिलते रहते हैं ट्रेड स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, यहाँ पे ये होता रहता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है कमेटी असाइनमेंट। कमेटी असाइनमेंट में क्या होता है, एक असाइनमेंट दिया जाता है आपको, उसको सॉल्व करना होता है। ठीक है, ट्रेनी हैव टू वर्क टुगेदर एंड ऑफर सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, यानी कि कमिटमेंट मतलब सॉरी असाइनमेंट, जैसे हम स्कूल में असाइनमेंट मिलते थे ऐसे ही हमें असाइनमेंट मिल जाता है, उसको हमें किस तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, किस तरीके से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे देखी जाएगी। डन, चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पे ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। देखिए अगर आपको कुछ भी चीज़ें ऐसी है जो समझ में नहीं आ रही है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको पूरा वहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे या फिर नेक्स्ट वीडियो में उसको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की जाएगी। ठीक है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास आएगा यहाँ पे ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में क्या होता है बेसिकली, मतलब जॉब हमें कहीं और करनी है लेकिन ट्रेनिंग हमें कहीं और मिल रही है। ठीक है, तो ये होता है हमारा ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। तो सबसे पहले जो टाइप आता है वो हमारे पास आता है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। इसमें क्या होता है, एक एनवायरनमेंट यहाँ पे क्रिएट किया जाएगा, एक क्लासरूम यहाँ पे क्रिएट किया जाएगा जहाँ पे बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन का सेम टू सेम यहाँ पे वर्क होगा, सारी चीज़ें बिल्कुल सेम होगी। ठीक है, और फिर हमें वहाँ पे कुछ दिनों के लिए यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी। तो फ्यू डेज से फ्यू वीक्स तक हमें यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी। मटेरियल, फाइल, इक्विपमेंट बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे कि हमें एक्चुअल जॉब पे मिलने वाले हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास आता है रोल प्लेइंग। रोल प्लेइंग में क्या होता है, इसमें आपको एक पर्टिकुलर जो रोल है वो प्ले करने के लिए कहा जाएगा। ठीक है, ये होता है रोल प्लेइंग। ह्यूमन इंटरेक्शन इसमें होता है विच इन्वॉल्व रियलिस्टिक बिहेवियर, यानी कि अगर आपको एक सिचुएशन हो गई तो उस कंडीशन में जिस मार्केटिंग के अगर आपको सेल करना है और आपसे कोई ऐसा कस्टमर टकरा गया जो भी बहुत सर पिरा है, तो उस कंडीशन में आप किस तरीके से आप उसको हैंडल करोगे, तो ये क्या हो जाता है, एक रोल प्लेइंग का पार्ट हो जाता है। इन द रोल इसमें क्या होगा, प्लेनी सॉरी ये रहा जो प्लेइंग ट्रेनिंग है, एक कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन यहाँ पे दी जाएगी जो कि आर्टिफिशियल क्रिएटेड होगी। 2 और मोर ट्रेनिंग यहाँ पे असाइन हो सकते हैं रोल को प्ले करने के लिए। देन बोथ में भी गिवन ए टिपिकल वर्क सिचुएशन आस्क टू रिस्पॉन्स, मतलब किस तरीके से आपको एक सिचुएशन दी जाएगी, आप उस सिचुएशन को किस तरीके से आपके देखने का नज़रिया किस तरीके का है, आप किस तरीके से उसको हैंडल कर सकते हो, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाएगी। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग अमंग इंडिविजुअल हेल्प टू प्रमोट इंटरपर्सनल रिलेशन और एटीट्यूड चेंज, किस तरीके से आप अपना एटीट्यूड वहाँ पे शो करते हो, ये सारी चीज़ यहाँ पे देखी जा रही है। लेक्चर मेथड आपको पता ही है कि स्कूल में लेक्चर मिलते हैं, तो ऐसे ही क्या होगा, यहाँ पे लेक्चर मेथड मिलेंगे। ठीक है, और इंस्ट्रक्शन यहाँ पे मिलेंगे, मटेरियल को किस तरीके से यूज़ करना है, आपको बातचीत कैसे करनी है, तो ये सारी चीज़ें, ये जो लार्ज ग्रुप होते हैं ना वहाँ पे ये दिया जाएगा। कॉन्फ्रेंस भी बहुत बड़े लेवल पे दी जाती है, जैसे कि आपने देखा होगा कि एक बंदा बोल रहा है और बहुत सारे लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो इस तरीके का ये कॉन्फ्रेंस टाइप का जो ट्रेनिंग होती है। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में भी वही होता है कि सब्जेक्ट मैटर टू बी लर्न इज प्रेजेंटेड इन ए सीरीज ऑफ केयरफुली प्लान्ड सिक्वेंशियल यूनिट। ठीक है, जो एक प्रोग्राम आपने बना दिया है उसको आप क्या कर रहे हो, अपने एम्प्लॉयज़ जो ट्रेनिंग है उनको आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे बता रहे हो, एक्सप्लेन करो कि किस किस तरीके से करना होता है। सिंपल टू मोर कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन होते हैं, बहुत सिंपल भी हो सकते हैं, मीडियम भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। तो ट्रेनिंग को क्या करना होता है, इन क्वेश्चन का आंसर करना होता है, फिलिंग द ब्लैंक्स यहाँ पे भरने होते हैं। वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन और ई लर्निंग, देखिए ये बहुत मतलब कहा जाए तो आज के टाइम में बहुत चल रहा है वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, तो ये कैसा है, वर्चुअल है। वर्चुअल यानी कि आप क्या कर सकते हो, मतलब आप मुझे देख भी सकते हो, अगर जैसे अभी हमारे पास जैसे कैमरा वगैरह का कोई फैसिलिटी होगी तो आप हमें देख भी सकोगे। ठीक है, तो वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन इज टेम्परेरी नेटवर्क ऑफ कंपनीज दैट कंपनी कम टुगेदर और एक्सप्लॉइट फास्ट चेंजिंग अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है, आपको ट्रेनिंग दी जाती है थ्रू पीसी, लैपटॉप, ऑडियो वीडियो। जैसे कि हम क्या करते हैं, हमारे कुछ एग्ज़ाम होते हैं सेंट्रल लेवल के, ठीक है, सेंट्रल लेवल के जैसे बैंक वगैरह के हो गए या सेबी वगैरह का एग्ज़ाम हो गया, तो उसमें आपको क्या दी जाती है, एक
प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक, तो आपको प्री एग्ज़ाम जो ट्रेनिंग दी जा रही है वो ट्रेनिंग किसका पार्ट है यहाँ पे? वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग का यहाँ पे पार्ट होता है। ये तो आप बहुत इजीली समझ गए होंगे। वर्चुअली क्या हो गया, जो भी ऑनलाइन हो गया काम वो सारा आपका कैसा है, वर्चुअल होगा। वर्चुअल ट्रेनिंग में आप इसको इंक्लूड कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें ई लर्निंग की, तो इसमें क्या होता है, जैसे सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, इंटरनेट हो गया, सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग हो गया, यानी कि टीवी के माध्यम से हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं, ई लर्निंग। आजकल स्कूलों में आपने देखा होगा कि एक क्लास चला दी जाती है और उसके बाद बच्चे पढ़ते रहते हैं, तो वो भी किसका एग्जाम्पल है, ई लर्निंग का यहाँ पे एग्जाम्पल है। बिहेवियरली एक्सपीरियंस में क्या होता है कि किस तरीके का आप किसी कंडीशन को लेकर बिहेव करते हो, उस तरीके की ट्रेनिंग यहाँ पे दी जाती है। तो देखिए, ट्रेनिंग इन दिस मेथड एम्प्लॉय लर्न अबाउट बिहेवियर बाय रोल प्लेइंग, किस तरीके का आपको बिहेव करना है किसी रोल को लेकर, वो यहाँ पे सीखता है। बिज द रोल प्ले अटेम्प्ट टू एक्ट देयर पार्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ ए केस दे वुड हैव बिहेव इन रियल लाइफ सिचुएशन। ठीक है, कि अगर रियल लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए तो उस कंडीशन में आपको किस तरीके से बिहेव करना है, उस चीज़ की ट्रेनिंग यहाँ पे दी जाती है। कैसे दी जाएगी, बिजनेस गेम खिलाकर, केसेस यहाँ पे आपको सिखाकर, या फिर केस स्टडी करने के लिए आपको दिया जाएगा। कुछ इंसिडेंट यहाँ पे क्रिएट किए जा सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन यहाँ पे किए जा सकते हैं, शॉर्ट असाइनमेंट यहाँ पे दिए जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्या किए जाएगी, बिहेवियर एक्सपीरियंस यहाँ पे लिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पे डेवलपमेंट। देखिए, जो हमारा ये जो पार्ट है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का और ऑन द जॉब ट्रेनिंग का, ये दोनों चीज़ें आपको बहुत अच्छे से करके जानी है, क्योंकि आपके हर तरीके के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। छोटे क्वेश्चन इससे बहुत ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, तो इसमें क्या होता है, ये बेसिकली जो हमारा ट्रेनिंग था वो किसके लिए था, वर्कर्स के लिए होता है। ठीक है, ये वर्कर्स के लिए नहीं होता है। ये कैसे होते हैं, जो वर्कर्स से ऊपर थोड़े जो व्यक्ति होते हैं, जो हमारे मैनेजर टाइप के हो गए, डिप्टी मैनेजर हो गए, उनके लिए ये असिस्टेंट मैनेजर हो गए, उनके लिए ये डेवलपमेंट होता है। ठीक है, करियर प्लानिंग के लिए हो सकता है, जैसे मतलब ये उनका ओवरऑल करियर को ही इफेक्ट करता है। ट्रेनिंग क्या होती है, पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड होती है। डेवलपमेंट में क्या होता है कि एक जो पर्टिकुलर पर्सन है उसकी जो पूरी पर्सनैलिटी है उसको ही ये एनहेंस करने का काम करता है। ठीक है, तो डेवलपमेंट के बारे में क्या कहा गया है यहाँ पे, डेवलपमेंट इज एन एजुकेशन प्रोसेस एज इट ट्राइज टू एनहेंस वंस एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट नॉलेज इन अ यूजफुल वे। ठीक है, तो उसकी एबिलिटी को बढ़ाने का काम करता है और किस तरीके से वो चीज़ों को विश्लेषण करता है उस चीज़ को भी यहाँ पे देखा जाता है। तो डेवलपमेंट इज ए डिफरेंट होता है ये किससे, ट्रेनिंग से, रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस और मैच्योरिटी दैट कम्स विद इट। इससे क्या आएगा, कुछ एक्सपीरियंस आपको गेन होगा और मैच्योरिटी किस तो आएगी ही आएगी कि किस तरीके से आप चीज़ों को हैंडल करने जा रहे हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, इसके फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं। तो फीचर क्या क्या हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है यहाँ पे, कंटिन्यूस और ऑनगोइंग प्रोसेस होता है, यानी कि लंबे समय तक चलने वाला प्रोसेस होता है कि डेवलपमेंट होता रहता है। ऐसे नहीं है कि ट्रेनिंग की तरह है कि हमने एक हफ्ते दे दिया, एक महीने दे दिया, ख़त्म, ऐसे नहीं होता। ये एक लंबा प्रोसेस होता है, चलता रहता है, मतलब धीरे धीरे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही रहता है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव की एबिलिटी को यहाँ पे क्या किया जाता है, इंक्रीज करता है ये। टोटल पर्सनैलिटी ऑफ एन एग्जीक्यूटिव को इम्प्रूव करता है। मैंने कहा था यहाँ पे कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया को ही इफेक्ट नहीं करता, टोटल पर्सनैलिटी यहाँ पे चेंज करने का काम करता है, इम्प्रूव करने का काम करता है। प्रोएक्टिव होता है नेचर में। ठीक है, और फोकस करता है अटेंशन को प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर को। देखिए, प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर यानी कि इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का भी भला होगा और जो पर्टिकुलर पर्सन है जिसको सीखने को मिल रहा है उसका तो होगा ही होगा। दोनों की पर्सनैलिटी, देखिए अगर एक पर्सन है जो बहुत अच्छा जिसका मेच्योरिटी लेवल है, जिसका हम ये कहें कि उसको सीखने उसकी जो स्किल्स हैं वो बहुत अच्छी हैं, उसका मेच्योरिटी लेवल बहुत अच्छा है, तो ऐसा व्यक्ति क्या है, वो खुद के लिए तो है ही है, वो खुद के लिए तो बहुत ज़्यादा, मतलब हम ये कहें कि एफिशिएंट है ही है, अपनी बातें बहुत अच्छे से कह सकता है। साथ ही साथ इसका फ़ायदा किसको होगा, ऑर्गेनाइजेशन को भी होगा। क्यों, क्योंकि अपनी स्किल से ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी तो बहुत सारे काम कर सकता है, बहुत सारा फ़ायदा ऑर्गेनाइजेशन को करवा सकता है। ठीक है, दोनों के लिए यहाँ पे क्या हो गया, हेल्पफुल हो जाएगा।
अगर हम बात करें इसके मेथड्स की, तो डेवलपमेंट के मेथड हमारे पास क्या क्या आते हैं। देखिए, जो कुछ हमारे ऑन द जॉब ट्रेनिंग से रिलेटेड थे, कुछ हमारे ऑफ द जॉब ट्रेनिंग से रिलेटेड हो जाएंगे होंगे वही। जैसे डिसीजन मेकिंग स्किल में कैसा हो जाएगा, बास्केट हो जाएगा। बास्केट में क्या हो जाएगा, आपको डिफरेंट टाइप्स की जो है कंडीशन यहाँ पे दी जाएगी। ठीक है, तो आप कंडीशन में किस तरीके से बिहेव करते हो, तो वो इन बास्केट में आ जाएगा। बिजनेस गेम में क्या हो जाएगा, आपको रोल जैसे आपको गेम की तरह आपको दो पार्टीज हो जाएंगे और किस तरीके से आप बिहेव करते हो उस चीज़ को यहाँ पे देखा जाएगा। केस स्टडी में सेम ही है कि केस स्टडी में आपको कुछ केसेस होंगे, उनको पढ़ने के लिए दिया जाएगा और उन केस के बेसिस पर आप क्या निष्कर्ष निकालते हो उस चीज़ को यहाँ पे देखा जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें जॉब नॉलेज, तो कितनी नॉलेज आपने गेन की है एक पर्टिकुलर जॉब के थ्रू, वो यहाँ पे देखा जाएगा किसमें, जॉब एक्सपीरियंस पे। कोचिंग यहाँ पे दी जाएगी और अंडर स्टडी आपकी यहाँ पे की जाएगी। कोचिंग में जैसे कि आपको पता ही होगा कि जो आपके जो सुपीरियर होते हैं वो आपसे क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं, आपको उनका आंसर करना होता है और जो आंसर्स आपको नहीं पता होता वो अपने सुपीरियर से क्या कर सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे इंटरपर्सनल स्किल आती है। अब इंटरपर्सनल स्किल्स में क्या होता है, वही रोल प्ले करने के लिए कहा जा सकता है आपको। सेंसिटिविटी ट्रेनिंग यहाँ पे आपको बहुत ही संवेदनात्मक, यानी कि एक बहुत ही मतलब इस तरीके की सिचुएशन है, बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है, उस सिचुएशन में आप किस तरीके से काम करते हो उस चीज़ के लिए आपको ट्रेनिंग दी जा सकती है। बिहेवियर आप अपना किस तरीके से और बेहतरीन बना सकते हो उस चीज़ की भी यहाँ पे ट्रेनिंग दी जा सकती है। ऑफ द जॉब यहाँ पे मेथड क्या है, कॉन्फ्रेंस, सेम वही हो गया कि एक कॉन्फ्रेंस हॉल में कॉन्फ्रेंस चल रही है, उसके थ्रू आपका डेवलपमेंट के कुछ ट्रेनिंग दी जा रही है। ग्रुप डिस्कशन आप कर सकते हो, लेक्चर्स यहाँ पे हो सकते हैं और प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन यहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास जो टेक्निक्स आती है किसकी आती है, डेवलपमेंट की आती है। कभी कभी डेवलपमेंट टेक्निक में क्या होता है कि जैसे कोई पर्सन होता है वो रिटायरमेंट लेने वाला होता है। ठीक है, तो रिटायरमेंट के बाद आपको किस तरीके से लाइफ को इंजॉय करना है, किस तरीके से आपको अपने जो आपको फंड्स वगैरह मिलने वाले हैं उनका किस तरीके से यूटिलाइज करना है, तो वो सारी चीज़ों के लिए भी आपको यहाँ पे ट्रेनिंग दी जा सकती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें कंपनसेशन की, तो कंपनसेशन क्या होता है, जैसे कोई भी वर्कर हो गया, काम करता है, काम करने के बदले में उसको क्या चाहिए होता है, कुछ पैसे चाहिए होते हैं। ठीक है, तो यही पैसे हमारे क्या कहलाते हैं, कंपनसेशन कहलाते हैं, कि जितना उसने काम किया है उसके अकॉर्डिंगली उसको क्या चाहिए होता है, कुछ ना कुछ रिवॉर्ड उसको चाहिए होता है। तो कंपनसेशन क्या होता है, उसका रिवॉर्ड होता है, उसका काम का इनाम होता है। इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप का मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर तो होता ही है। क्यों, क्योंकि एक व्यक्ति काम क्यों करेगा, अगर उसको कुछ पैसे मिल रहे हैं, उसको कुछ बदले में मिल रहा है तभी वो काम करेगा, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा। ठीक है, एंड इज ऑफ क्रिटिकल इंपॉर्टेंस फॉर बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़। ठीक है, एम्प्लॉयर के लिए भी ज़रूरी होता है और एम्प्लॉय के लिए भी ज़रूरी होता है। एम्प्लॉय डिपेंड ऑन सैलरी बिकॉज इट इज़ देयर ओनली सोर्स ऑफ इनकम। ठीक है, सैलरी पे डिपेंड करते हैं क्योंकि उनका इकलौता सोर्स होता है। फॉर एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन डिसीजन इन्फ्लुएंस देयर कॉस्ट ऑफ डूइंग द बिजनेस, यानी कि जितना अच्छा उनको कंपनसेशन मिल रहा है उतना ही अच्छे से वो काम करने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। ठीक है, अगर उनको कंपनसेशन सही नहीं मिल रहा है तो वो क्या करेंगे, कोई जो सेकंड जॉब है उसको तलाश करने की कोशिश करेंगे, उसका संस्था को जल्दी से जल्दी छोड़ने का सोचेंगे। ठीक है, यही होता है। अब आता थे कंपनसेशन मैनेजमेंट की। ठीक है, मॉनेटरी वैल्यू होता है वर्क परफॉर्म, ये आप देख लेना। सिस्टमेटिक अप्रोच होती है, प्रोवाइड मॉनेटरी वैल्यू टू एम्प्लॉयज इन एक्सचेंज ऑफ देयर वर्क, मतलब जो भी काम उन्होंने किया है उसके बदले में कुछ मॉनेटरी, कुछ मुद्रा के रूप में उनको भुगतान करना ही क्या कहलाता है, यहाँ पे कंपनसेशन कहलाता है। ठीक है, कंपनसेशन को कैसे मैनेज किया जा सकता है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि मॉनेटरी वैल्यू होती है एम्प्लॉय के लिए और इसको जो कंपनी की पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंगली ही यहाँ पे किया जा सकता है। जैसे कंपनी की पॉलिसी हो सकती है कितने काम के बदले में कितना हम पैसा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, गोल ऑफ कंपनसेशन मैनेजमेंट इज टू फाइंड क्वालिटी पीपल, मतलब ऐसे लोगों को प्राप्त करना जिनमें काम करने की क्षमता है, काम करने की क्वालिटी है, काम करने की दक्षता है
और उसके बदले में उनको क्या करना, कंपनसेशन देना, कुछ रिवॉर्ड देना, जिससे कि क्या हो सक और साथ ही साथ क्या करना है, जो टर्नओवर रेट है, टर्नओवर रेट यहाँ पे क्या होती है आप ये समझिए। मान लीजिए आपने 10 एम्प्लॉय लगाए हैं, आपके एम्प्लॉय क्या है, आपसे सेटिस्फाई हैं, फुल्ली सेटिस्फाइड हैं, तो ये 10 के 10 एम्प्लॉय आपके फ्यूचर में भी काम में आएंगे। ठीक है, यानी कि आपका जो टर्नओवर है, टर्नओवर कैसा टर्नओवर, एम्प्लॉय टर्नओवर आपका कैसा रहेगा, यहाँ पे मिनिमम रहेगा या फिर जीरो भी रह सकता है। लेकिन अगर आपके 10 के 10 एम्प्लॉय आपके काम से खुश नहीं है, आपके जो आप उनको जो सैलरी प्रोवाइड करवा रहे हो उससे अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो क्या करेंगे, वो अदर जॉब का सर्च करेंगे। और अगर वो अदर जॉब का सर्च करेंगे, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो आपका टर्नओवर रेट यहाँ पे हाई हो जाएगा। जैसे ही उनको जॉब मिल जाएगी, वो आपकी संस्था को छोड़कर दूसरी जॉब के लिए चले जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको यहाँ पे देखना है कि आपको टर्नओवर कैसा करना है, रिड्यूस करना है। कंपनसेशन इस तरीके का रखना है कि जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो आपकी संस्था के साथ ही क्या करें, बने रहें। ठीक, चलिए, इम्पोर्टेंस यहाँ पे कंपनसेशन मैनेजमेंट की क्या दे रखी है, हैप्पीनेस क्रिएट करता है, साथ ही साथ वर्कर्स में कैसे होता है, सेटिस्फेक्शन होता है। जो कि टर्नओवर यहाँ पे देखिए फिर से वही आ गया कि टर्नओवर यहाँ पे कैसा होता है, लिमिट होता है, यानी कि रिड्यूस हो जाता है या कम होता है। और स्टेबिलिटी यानी कि संस्था में स्थायित्व बना रहता है। एम्प्लॉयज़ को हमें हमारे एम्प्लॉयज़ कैसे रहते हैं, स्थिर रहते हैं, हमारी संस्था के साथ ही जुड़े रहते हैं। जॉब इवैल्यूएशन प्रोसेस यहाँ पे एनहेंस होता है, अच्छा होता है, और जिससे हमारे जो रियलिस्टिक स्टैंडर्ड है और जो कि वास्तविक स्टैंडर्ड हम यहाँ पे अचीव करने का काम करते हैं। नेक्स्ट अगर हम कहें तो यहाँ पे पॉजिटिव कंट्रोल बना रहता है, एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होते रहते हैं और एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी है वो भी इंक्रीज़ होती रहती है। एनवायरनमेंट यहाँ पे मोरल का यानी कि मनोबल यहाँ पे इंक्रीज रहता है, एफिशिएंसी बहुत अच्छे से काम करते हैं, सहयोग से काम करते हैं, एक दूसरे के साथ देते हैं और सेटिस्फाइड रहते हैं। पीसफुल यहाँ पे रिलेशन होता है, यानी कि किसी तरीके का एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर के बीच में झगड़ा यहाँ पे नहीं होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कंपोनेंट में क्या आता है, दो ही चीज़ें आती हैं, एक होता है यहाँ पे वेज और दूसरा होता है हमारा सैलरी। तो वेजेस किसको मिलते हैं, जो भी लेबर वर्क करते हैं। ठीक है, यानी कि हम यह कहें फिजिकली जो काम करते हैं, शारीरिक रूप से जो काम करते हैं, वैसे शारीरिक रूप से सैलरी में भी काम करते हैं। लेकिन फैक्टर क्या, जो लेबर क्या होते हैं, ये फैक्ट्री से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, यानी कि वेजेस किससे रिलेटेड होती है, फैक्ट्री से। मतलब जो भी फैक्ट्री के वर्कर्स को दिया जाता है उसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, वेजेस यहाँ पे बोलने का काम करेंगे। इसके अलावा जो भी हमारा जो क्लरिकल वर्क होता है या ऑफिस वर्क होता है, उसके लिए हम जो भी देते हैं उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, सैलरी। तो ये हमारा किसके लिए हो जाएगा, ऑफिस के लिए, और वेजेस हमारा किसके लिए हो जाएगा, फैक्ट्री के लिए। समझ में आ गया इतना। आगे देखिए, कंपोनेंट में हम क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं, यहाँ पे वेजेस हो गया, सैलरी हो गया, कुछ एक्स्ट्रा इंसेंटिव हम यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं और फ्रिंज बेनिफिट हम यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे वेजेस और सैलरी के बारे में। वैसे HPSC वालों के लिए ये पढ़ना ज़रूरी नहीं है, बट इसका एक लेक्चर कल आएगा तो आप इसको भी देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी होता है। आपको पता नहीं होता है कि क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम हो जाता है पेपर में, और फिर उसके बाद आप सोचते रह जाते हैं कि ये हमने कहाँ पढ़ा था, हमने तो पढ़ा ही नहीं था। तो इस चीज़ को भी आप यहाँ पे अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ते हैं तो कोई मतलब बुरी वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आप कम पढ़ते हैं और फिर वो पेपर में नहीं आ पाता है तो उसके लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो वेजेस और सैलरी के बारे में डिस्कस करें। वेजेस हो गया आपका जो फैक्ट्रीज के एम्प्लॉयज़ को यहाँ पे मिलने का काम करते हैं। रेम्युनरेशन पेड बाय द एम्प्लॉयर आएगा यहाँ पे, फॉर द सर्विस फॉर आवरली, डेली, फोर्टनाइटली एम्प्लॉयज़। ठीक है, एम्प्लॉयज़ को जो पे की जाती है, आपका डेली भी हो सकता है, वीकली भी हो सकता है, या फिर नाइटली भी हो सकता है। इट मीन्स द रेम्युनरेशन पेड टू प्रोडक्शन और मेंटेनेंस और ब्लू कॉलर एम्प्लॉय। ठीक है, एक हमारे पास होते हैं ब्लू कॉलर एम्प्लॉय। तो ये जो ब्लू कॉलर एम्प्लॉय हमारे कैसे होते हैं, जो हमारी फैक्ट्री में काम करने वाले होते हैं, यानी कि जो हमारे प्रोडक्शन में काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में काम करते हैं, उसको हम कैसे बोलते हैं, ब्लू कॉलर एम्प्लॉय यहाँ पे बोलते हैं। और एक हमारे पास होते हैं
वाइट कॉलर एम्प्लॉय। तो ये हमारे कैसे होते हैं, जो हमारे ऑफिस वर्क करते हैं उनको हम बोलते हैं वाइट कॉलर एम्प्लॉय। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है, ब्लू कॉलर फैक्ट्री वाले और वाइट कॉलर ऑफिस वाले। सैलरी रेमुनरेशन पेड टू क्लरिकल और मैनेजरियल पर्सनल को हो गया, मंथली भी हो सकता है, एनुअल बेसिस पे भी हो सकता है। ठीक है, और जब ये बेसिस आपकी कैसी हो सकती है, डेली बेसिस भी हो सकती है, वीकली भी हो सकती है, फोर्टनाइटली भी ये हो सकती है। आगे अगर हम बात करें तो वेज और सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन हम यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, एक सिस्टमेटिक अप्रोच है दैट एम्प्लॉय आर पेड टू लॉजिकल, इक्विटेबल और फेयर मैनर। ठीक है, लॉजिकल यानी कि लॉजिकल कैसे होने चाहिए कि इतनी तो होनी ही चाहिए कि वो अपना जीवन यापन कर सके, उनकी जो बेसिक नीड है वो पूरी हो जाए, साथ में उनको कुछ बचत भी हो जाए जिससे कि वो एक्स्ट्रा कुछ काम यहाँ पे सेविंग करने का काम भी कर सके। इस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्टिव है वही क्वालिफाइड और कॉम्पिटेंट पर्सनल होता है। ठीक है, जिससे अगर मान लीजिए आप सैलरी अच्छा दे रहे हो तो उससे क्या होगा, आपको क्वालिफाइड भी मिलेगा और कॉम्पिटेंट पर्सनल भी, यहाँ पे जो अच्छे व्यक्ति होते हैं और जो मतलब दूसरों के कंपेरिजन में अच्छा काम कर सकते हैं, इस तरीके के एम्प्लॉय यहाँ पे मिलेंगे। एम्प्लॉय जो अभी काम कर रहे हैं वो भी आपकी संस्था के साथ जुड़े रहेंगे। इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों समानता यहाँ में बनी रहेगी। लेबर और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट यहाँ पे कम आएगी, क्यों, क्योंकि आपको ज़्यादा सुपरवाइज करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप अच्छा पे कर रहे हो तो, या फिर जितना उनको उनका काम है उनके काम के अकॉर्डिंगली आप उनको पेमेंट कर रहे हो तो। प्रोजेक्ट इन पब्लिक एज प्रोग्रेसिव एम्प्लॉयर एंड, आप जो संस्था है अगर अच्छा पे कर रही है तो वो कैसा एम्प्लॉयर कहलाएगा, प्रोग्रेसिव। ठीक है, और साथ ही साथ आपको क्या करना है, जो भी बेसिस के लिए कानून बने हुए हैं उनको भी आपको फॉलो करना है। पे अकॉर्डिंग टू द कंटेंट एंड डिफ़िकल्टी ऑफ जॉब, अगर जॉब डिफ़िकल्ट है तो उसके लिए ज़्यादा पे करना, और अगर कंटेंट आप ज़्यादा प्रोवाइड करवा रहे हो, मतलब अगर आपको जो एम्प्लॉई वर्कर्स है आपके अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं तो उसके लिए भी आपको उनको उसी के अकॉर्डिंग पेमेंट करनी है। पेरोल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बजटिंग, सैलरी एंड कंट्रोल। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे हो जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन हो जाता है कि किस तरीके के कितनी हमें सैलरी हमें देनी है, कितने की हमें बस्टिंग करनी है, कितने का हमें एस्टिमेशन लगा के चलना है, तो वो भी यहाँ पे ईजी हो जाता है। अच्छा, जो कंपनसेशन है वो एम्प्लॉयज़ के मोराल में इंक्रीज करता है, साथ ही साथ उनका मोटिवेशन भी हाई होता है। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं इसके ऑब्जेक्टिव हैं। बेसिकली क्या होता है, सेटिस्फेक्शन होता है एम्प्लॉयर की, जो जो क्रेडिट वैल्यू है वो यहाँ पे इंक्रीज होती है एम्प्लॉयज़ की नज़र में। आपकी जो कॉस्ट है, बहुत सारी जो ऐसी कॉस्ट है जो आपकी नहीं होनी चाहिए वो यहाँ पे आपकी डिक्रीज हो जाती है, जैसे कि आपकी सुपरवाइज़र कॉस्ट हो गया, मेंटेनेंस कॉस्ट हो गई। अगर आपके पास अच्छे एम्प्लॉय है और अगर आपने उनके लिए अच्छी जो वेजेस और सैलरी का एडमिनिस्ट्रेशन आपने कर रखा है तो। अगर हम बात करें यहाँ पे प्रिंसिपल की, तो देखिए यहाँ पे क्या होते हैं प्रिंसिपल। देखिए वैसे तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट देखिए ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप पढ़ लीजिए ऊपर ऊपर से थोड़ा थोड़ा। वेज पॉलिसी शुड बी क्लियरली डेवलप्ड हैविंग इन माइंड इन इंटरेस्ट ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, वेज पॉलिसीज़ कैसी होनी चाहिए कि वो सभी के इंटरेस्ट में होनी चाहिए, मैनेजमेंट के भी, एम्प्लॉयज़ के भी, कंज्यूमर के भी और कम्युनिटी जिसमें हमारा समाज आ जाता है उसके अकॉर्डिंगली ये होनी चाहिए, यानी कि सभी को ध्यान में रखते हुए बनाई जानी चाहिए। There should be definite plan to ensure the difference in pay job are based upon variation requirement, skill, effort, response। देखिए कहना क्या चाह रहा है कि अगर किसी व्यक्ति के पास एक विशेष तरीके की नॉलेज है तो उसको उसी के अकॉर्डिंगली क्या मिलनी चाहिए, यहाँ पे वेजेस मिलनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई फिजिकल वर्क कर रहा है तो उसके लिए उसी के अकॉर्डिंग वेजेस मिलने चाहिए, अगर कोई मेंटली वर्क कर रहा है तो उसको उसके अकॉर्डिंगली जो वेजेस है वो मिलनी चाहिए। ठीक है, स्किल, एफर्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सारी मैटर करती है। वर्किंग कंडीशन, मेंटल और फिजिकल रिक्वायरमेंट भी यहाँ पे मैटर करती है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, द जनरल लेवल ऑफ वेज एंड सैलरी शुड बी रीजनेबली इन लाइन। रीजनेबल होनी चाहिए, ना ज़्यादा हाई होनी चाहिए ना ज़्यादा लो होनी चाहिए। ठीक है, प्लान शुड बी केयरफुली डिस्टिंग्विश बिटवीन द एम्प्लॉयज़।
ठीक है। सभी एम्प्लॉयज़ को ये पता होना चाहिए कि उनकी जो सैलरी है वो किस तरीके से डिसाइड हो रही है। कॉम्प्लेक्स मेथड हमें यहाँ पे यूज़ नहीं करना है। वेज रेट को सबको बताना है। वेज पॉलिसी क्लियरली एक्सप्रेस्ड होनी चाहिए, राइटिंग में होनी चाहिए और स्टेबल होनी चाहिए। ठीक है, तो वेज पॉलिसी कैसी होनी चाहिए? एक तो रिटर्न होनी चाहिए, आपको लिखी हुई होनी चाहिए ताकि इजीली कोई भी उनको पढ़ सके। और कैसी होनी चाहिए? क्लियर होनी चाहिए, कोई भी किसी भी तरीके के ऐसा कुछ ऐसा नहीं लिखा होना चाहिए जिसको कि आसानी से आप जो आपके एम्प्लॉयज़ है उसको समझ ना पाए, या फिर कोई और पर्सन है उनको ठीक से उनके बारे में धारणा ना बना पाए। ठीक है। जॉब डिस्क्रिप्शन, परफॉर्मेंस रेटिंग शुड बी पीरियोडिकली चेक्ड टू कीप अप टू डेट। जॉब डिस्क्रिप्शन अब यानी कि कार्य का विवरण कि किस तरीके का काम करना है वो सारे यहाँ पे पीरियोडिकली आपको चेक करना है। और परफॉर्मेंस को भी आपको रेटिंग देते रहना है कि किस तरीके की परफॉर्मेंस आपने की है। नेक्स्ट है हमारे पास मैनेजमेंट शुड सी दैट इट सी दैट द एम्प्लॉयज़ नो एंड अंडरस्टैंड द वेज पॉलिसी। मैनेजमेंट को ये कंफर्म करना चाहिए कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको आपकी वेज पॉलिसी के बारे में पता है या नहीं पता है। वेज पॉलिसी शुड बी इवेल्युएटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी कि टाइम टू टाइम उसका मूल्यांकन करना चाहिए। और अगर किसी भी तरीके की जो चेंज की रिक्वायरमेंट है तो आपको उसमें क्या करना है, चेंज भी करते रहना है। डिपार्टमेंट परफॉर्मेंस शुड बी चेक। ठीक है, डिपार्टमेंट वाइज भी हमें क्या करनी है यहाँ पे, यानी कि परफॉर्मेंस यहाँ पे चेक करनी है। और अगर किसी डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस यहाँ पे वीक है तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसको इम्प्रूव करने का कोशिश करना है। ये काम भी हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, ये कुछ इसके प्रिंसिपल्स हो गए। नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप ऑफ वेज। तो वेज बेसिकली हमारे पास कितने टाइप्स की होती हैं? 3 टाइप्स की होती है। 3 टाइप में हमारे पास कौन कौन सा आ जाता है? तो सबसे पहले हमारे पास आता है यहाँ पे मिनिमम वेज, जो कि जैसे हमारी जो हम कहते हैं कि हमारी रोटी, कपड़ा और मकान, ये क्या होती है? हमारी बेसिक नीड होती है। जो हमारी इस बेसिक नीड को पूरी करती है वो हमारी होती है मिनिमम वेज। ठीक है, यानी कि जो हमारी जो बेसिक नीड है उस नीड को पूरी करने के लिए हमें जितनी भी वेज की ज़रूरत होती है उसको हम बोलते हैं मिनिमम वेज। तो क्या कहा गया है? इट इज़ दैट वेज विच इज़ इनवायरेबली टू पेड वेदर द कंपनी बिग और स्मॉल, चाहे कंपनी छोटी हो बड़ी हो, चाहे वो प्रॉफिट कर रही हो या नहीं कर रही हो। मिनिमम अमाउंट दैट ए वर्कर कैन एक्सपेक्ट टू गेट सैलरी रेंडर बाय हिम, सॉरी सर्विस रेंडर बाय हिम। तो जितनी भी सर्विस उसने दी है उसके बदले में उसको इतना अमाउंट तो मिलना ही चाहिए, चाहे कंपनी बड़ी हो छोटी हो, प्रॉफिट अर्न कर रही हो नहीं कर रही हो। तो ये उसकी एक्सपेक्टेशन होती है, उसको बोलते हैं मिनिमम वेज। Defined as the remuneration which may sufficient to enable a worker to live reasonable comfort। ठीक है, reasonably comfort में वो रह सके। Having regard all obligation which an average worker would ordinarily subject to, मतलब जो एक साधारण व्यक्ति को चाहिए होती है, जो एक्सपेक्ट करता है, वो आपके किस में आ जाते हैं? मिनिमम वेज में आ जा सकते हैं। इससे क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? देखिए, ऐसी कौन सी वेज है जो कि सभी ऑर्गेनाइजेशन को डिसाइड करनी होती है या फिर देनी ही होती है, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो या फिर प्रॉफिट अर्न कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, तो वो कौन सी आ जाएगी? मिनिमम वेज आ जाएगी। दूसरा, एक एम्प्लॉय के लिए जो सबसे ज़रूरी वेज होती है, ठीक है, चाहे मतलब उसको अपने जीवन यापन के लिए, तो उसको में कौन सा आ जाएगा? मिनिमम वेज यहाँ पे आ जाएगा। अगर हम बात करें फेयर वेज की, तो फेयर वेज यहाँ पे क्या होता है वो देखिए। दैट वेज, देखिए मिनिमम वेज तो क्या हो गया कि जो आपकी बेसिक नीड है उसको पूरा करती है। अब बेसिक नीड से थोड़ा ऊपर उठ जाइए, ठीक है, आपको थोड़ा ऊपर उठना है और आपको क्या करना है, ये लिविंग वेज से तो नीचे रहती है और बेसिक जो मिनिमम वेज होती है उसके बीच में रहती है, यानी कि सेकंड टाइप की है, मीडियम टाइप की वेज होती है। ठीक है, अब इसमें क्या करेगा? मिनिमम वेज में तो ये क्या कहेगा एम्प्लॉय कि हमारी जो बेसिक नीड है उनको पूरा कर दो। फेयर वेज में क्या कहेगा एम्प्लॉयज़ कि देखिए हमने इतना काम किया है, हमारे पास इतनी स्किल है, तो इस स्किल के अकॉर्डिंगली ही हमें पे कर दो। ये हमारी क्या हो जाती है? फेयर वेज हो जाती है। डन, यानी कि कुछ स्किल है उसके अकॉर्डिंगली अगर आप पेमेंट मांग रहे हो तो उसके क्या होता है? फेयर वेज हो जाती है। अगर ये नहीं मिलती है तो फिर कम जो एम्प्लॉय है वो कैसा रहेगा? अनप्लीजेंट रहेगा। ठीक है, और फैक्टर क्या क्या ध्यान में रखते हैं? प्रोडक्टिविटी, कितना वो प्रोडक्ट मतलब कितना वो उत्पादन कर सकता है। ठीक है,
मतलब उससे हमें कितना इनकम जनरेट हो रहा है, उस चीज़ को हमें यहाँ पे ध्यान देना है। रेट ऑफ वेज सिमिलर और ऑक्यूपेशन, मतलब अलग तरीके का जो सिमिलर है ऑक्यूपेशन है, उसमें कितनी वेजेस दी जा रही है, यानी कि हमारी कंपनी है, एक दूसरी कंपनी है, दूसरी कंपनी में इसी तरीके की स्किल वाले पर्सन को कितनी वेजेस दी जा रही है, इस चीज़ को भी हमें यहाँ पे ध्यान देना है। नेशनल इनकम और इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होना है, उसको भी ध्यान में रखना है। कैपेसिटी टू पे, एम्प्लॉयर की कैपेसिटी कितनी है उस इनकम पे को पे करने की, ये भी हमें फेयर वेजेस में ध्यान रखना है। यानी कि फेयर वेजेस हमारी कैसी हो गई, एक मीडियम टाइप की हो गई, जिसमें अकॉर्डिंग टू स्किल पेमेंट किया जाता है। इसको ध्यान में क्या क्या रखना होता है कि एम्प्लॉय की स्किल कैसी है, ठीक है। नेशनल इनकम को हमें ध्यान में रखना होता है। अदर जो कंपटीटर हैं वो इस तरीके की जॉब के लिए, या फिर अदर जो कंपनीज है इस तरह की जॉब के लिए कितना पे कर रही है, एम्प्लॉयर की कैपेसिटी कितनी है, उस सब चीज़ों को यहाँ पे ध्यान में रखना होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारे पास आता है लिविंग वेज। अब देखिए लिविंग वेज क्या होती है, ये थोड़ा हाई होती है। हमारी पहली कौन सी थी, मिनिमम वेज, फिर हमारी कौन सी थी यहाँ पे, फेयर वेज, और नेक्स्ट हमारे पास आती है, अगर लिविंग वेज की हम बात करें तो ये तीसरी टाइप की होती है और ये सबसे ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। इसमें हाईएस्ट रेम्यूनरेशन होता है, मस्ट इंक्लूड बेसिक एमिनिटीज, बेसिक पे, डीए, एचआर, ये सब इंक्लूड हो जाते हैं, और एफिशिएंसी ऑफ वर्कर सेटिस्फाई करता है सोशल नीड ऑफ वर्कर, जैसे मेडिकल अलाउंस हो गया, एजुकेशन, रिटायरमेंट, ये सारी चीज़ों को यहाँ पे सेटिस्फाई करने का ये काम करता है। तो वेज के 3 टाइप हो गए, मिनिमम, बेसिक वाली, फेयर, मिनिमम से थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्किल हम इसको पेमेंट करते हैं। और लिविंग वेज हमारी क्या होती है, जो एक अच्छी खासी लाइफ जीने के लिए हमें ज़रूरी होती है, उसको हम बोलते हैं लिविंग वेज। सबसे हाईएस्ट होती है, सारे तरह के रेम्युनरेशंस में इंक्लूड हो जाते हैं। आगे अगर हम बात करें तो हमारे पास आते हैं मेथड ऑफ वेज पेमेंट। कौन कौन से ऐसे मेथड हैं जो कि हम वेजेस को पेमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। बेसिकली हम यहाँ पे 2 मेथड यूज़ करते हैं। एक हमारे पास हो गया टाइम वेज सिस्टम, जिसमें हम वेजेस का पेमेंट कैसे करते हैं, अकॉर्डिंग टू टाइम। यानी कि किसी ने अगर 8 घंटे काम किया है तो फिक्स कर देते हैं कि अगर आप 1 आवर काम करोगे तो आपको इतना मिलेगा, आप 2 आवर काम करोगे तो आपको इतना मिलेगा। तो टाइम के अकॉर्डिंगली जो भी वेज का पेमेंट किया जाता है उसको क्या बोला जाता है, टाइम वेज सिस्टम। अंडर दिस मेथड wages are paid on the basis of time spent on the job irrespective with the amount of work, ठीक है। कितना वो काम किया है वो यहाँ पे देखा नहीं जाएगा, लेकिन आपने कितने घंटे उस जॉब के लिए दिए हैं उस चीज़ को यहाँ पे मैटर किया जाता है। यूनिट ऑफ टाइम में बी डे, ए वीक, फॉरनाइट, मंथ, किसी भी तरीके से हो सकता है। इन द पास्ट डेली बेसिस हैव बीन द मोस्ट कॉमन, ठीक है। पहले के टाइम में क्या होता था कि डेली बेसिस यहाँ पे मोस्ट कॉमन होती थी, और डेली बेसिस के बेस पे ही क्या किया जाता था, और जो बेस का पेमेंट है किया जाता था। अच्छा आगे हम बात करें तो ये मॉडिफाई हो गया, फिर टाइम के अकॉर्डिंगली इसको मतलब मॉडिफाई कर दिया गया। देयर आर सम अदर मॉडिफाइड टेक्निक ऑफ बेस पेमेंट। दिस मॉडिफाइड टेक्निक कैन मोटिवेट द हाई एफिशिएंसी लेबर बाय ऑफरिंग देम नेसेसरी इंसेंटिव। यानी कि अगर काम जितना टाइम है, टाइम से ज़्यादा अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो आपको कुछ इंसेंटिव भी यहाँ पे मिल सकता है, तो उसको मोटिवेट करने के लिए आपकी मॉडिफाइड टेक्निक यहाँ पे आई थी, ठीक है। बट इट कैन बी अप्लाइड वेयर वर्क कैन बी ग्रेडेड अकॉर्डिंग टू स्किल। जहाँ पे वर्क किसके अकॉर्डिंग ग्रेड किया जाता है, स्किल के अकॉर्डिंग यहाँ पे ग्रेड किया जाता है। अनदर मॉडिफिकेशन यहाँ पे क्या है, ग्रेजुएट टाइम रेट प्लान, ठीक है। तो इसमें वही है कि अगर आप टाइम से ज़्यादा अगर आप काम कर रहे हो तो आपको यहाँ पे किया जाएगा, और आपकी स्किल काफ़ी अच्छी है तो आपको और ज़्यादा यहाँ पे पेमेंट मिल जाती है, ठीक है। पीस वेज सिस्टम, पीस वेज सिस्टम क्या कहता है कि अगर आपने 10 यूनिट काम किया है तो आपको 100 रुपये मिल रहे हैं। अगर आप 20 यूनिट काम करोगे तो यहाँ पे कितना हो रहा है, इसका डबल मिल जाएगा, यानी कि आपके 200 मिल जाएंगे। इस तरीके से क्या होता है, आपका पीस वेज सिस्टम होता है, यानी कि काम जितना आप काम करोगे उसके अकॉर्डिंगली ही आपको यहाँ पे पेमेंट मिल जाती है, ठीक है। 2 तरीके से मेथड हो गए, एक तो हो गया आपका जो टाइम के अकॉर्डिंग हो गया, टाइम बेस्ड सिस्टम हो गया। दूसरा आपका यहाँ पे कौन सा हो गया, ये आपका टाइम के अकॉर्डिंगली हो गया। पहले के टाइम में कैसे चलता था, यहाँ पे आपका जो पर डे वाला है वो ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता था। दूसरा आपका होता है यहाँ पे पीस वेज सिस्टम,
जिसमें आपने जितना काम किया है उतने ही काम के अकॉर्डिंगली आपको क्या की जाएगी, यहाँ पे सैलरी दी जाएगी। जितना आप आउटपुट यहाँ पे दे रहे हो इसको हम क्या बोलते हैं, पेमेंट बाय रिजल्ट भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, पेमेंट बाय रिजल्ट। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये यहाँ पर आपका जो सेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो, कुछ भी शिकायत हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप उसको लाइक कर सकते हैं, यूज़फुल लग रही है तो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट चाहिए तो आप हमारी वीडियोस जो हमारे चैनल है उसको आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, कोई आपको बड़ी बात नहीं है आपके लिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लर्निंग।